अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 11 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 11 में आज हम कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को सीखेंगे, जबकि इसके जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था लेक्चर 10, उसमें भी हमने ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया। तो आज हम इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा है कि सपोज वी हैव अ रिक्वायरमेंट टू चेंज का क्लास स्टूडेंट such that a student is given a roll number when the object is created and cannot be changed afterwards. Our existing class is given below. वो कह रहे हैं कि आप लेट्स सपोज आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट नेम की। स्टूडेंट नेम के अंदर आपके पास एक रोल नंबर है। अब वो चाहते हैं कि वो जो रोल नंबर है आप ऐसा करें कि वो रोल नंबर जो उसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे वो परमानेंट रहे। जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो क्लास नेम की स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट। ओके, क्लास नेम की स्टूडेंट होगी। यहाँ पे मैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स लेता हूँ। प्राइवेट ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं लेट्स को यहाँ पे इंट रोल नंबर लिया, इंट रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट का एक रोल नंबर ही होगा। तो हमने ये लिया। फिर पब्लिक के अंदर आए। पब्लिक के अंदर अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मुझे अब करना क्या है, मुझे अब ये करना है कि ये जो रोल नंबर है मुझे इसका रोल नंबर गेट करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। आपको जैसे पता है कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास नेम होता है। तो क्लास नेम मैंने लिया स्टूडेंट। अब फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर इक्वल टू ए ए। ओके, और यहाँ से मैं ए की वैल्यू पास करता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास नेम यूज करते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे एस मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं एस के अंदर रोल नंबर पास कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पैरामीटराइज करना है, मतलब पैरामीटर से इसकी वैल्यू पास करनी है। तो ये 12 ऊपर पास होगा, ये 12 ऊपर पास हुआ, और ये इंट ए को ये असाइन होगा, इसके अंदर ये वैल्यू को कैच करेगा, और ये वैल्यू ए के अंदर इस रोल नंबर के अंदर आ जाएगी। ओके हो गया। अब मैं इस रोल नंबर की ये जो वैल्यू है, अब मैं इसको गेट करता हूँ। गेट रोल नंबर के नेम का एक मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं करता हूँ सी आउट रोल नंबर इज मैं यहाँ से रोल नंबर की वैल्यू शो कर लेता हूँ, रोल नंबर। ओके ओके, अब मैंने ये किया। अब इस फंक्शन को नीचे कॉल करते हैं ताकि ये वैल्यूज नीचे शो हो। अब कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट रोल नंबर, गेट रोल। ओके हो गया। अब मैं इसको F11 से कंपाइलर रन करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं लेक्चर 11 से। लेक्चर 11 से मैंने इसको सेव किया। तो अब मैं यहाँ से एक एरर आया, तो कह रहे हैं कि आपने यहाँ में सेमीकोलन यूज नहीं किया। ओके, अब अगेन मैंने F11 से इसको कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए रोल नंबर तो हमारा 12 आ गया। ओके हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रोल नंबर की ये जो वैल्यू है, ये जो रोल नंबर के अंदर जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो परमानेंट रहे। ये हमारे साथ ये कमिटमेंट करे कि इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू रखूंगा वो ही बस परमानेंट रहे, ताकि क़यामत चेंज ना हो। परमानेंट ही ये वो वैल्यू है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं वेरिएबल के साथ डाटा मेंबर के साथ मैं कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करूँ। कॉन्स्ट कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि ये हमेशा ये कमिटमेंट करे, ये हमेशा ये प्रॉमिस कर ले कि ये जो इंट रोल नंबर है, ये जो मैंने बॉक्स लिया है, ये जो मैं वेरिएबल लूंगा, इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू रखूंगा ये परमानेंट वही रखे वैल्यू, बिल्कुल भी इसको चेंज ना करे। ओके, अब मैंने ये किया। तो अब अगर मैं F11 करता हूँ तो ये आपका एरर आएगा कंपाइलर में ये आपका एरर आएगा। अब ये एरर क्यों आएगा वो भी देखती हैं। अब ये क्यों आया, सबसे पहले मैं हैंडआउट से यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। तो ये तो एग्जांपल्स मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इसका यही है कि आप इसके साथ कांस्टेंट कीवर्ड यूज करें।
कांस्टेंट कीवर्ड यूज किया तो हमने वो भी देखा। अब वो जो हमारे पास इशू आ रहा है, ये इसमें जो हमारे पास ये इशू आया था, ये इसमें ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्यों इशू कंस्ट्रक्टर में आ रहा है ना, तो इन्होंने वही इशू यहाँ में बताया हुआ है। उन्होंने बोला है नाउ देयर इज ओनली वन इशू ऑफ इनिशियलाइजिंग दिस रोल नंबर विद इनिशियल वैल्यू, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट सेट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर इन कंस्ट्रक्टर as when code in constructor is executed, the data member roll number has already been created, and when we try to assign value to it in constructor, compiler generate error। वो ये कह रहे हैं जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे तो ये जो रोल नंबर, ये जो हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, ये एक वैल्यू जो इनिशियलाइज होगी ये इस रूल के मुताबिक नहीं होगी। जब आप डाटा मेंबर के साथ कांस्टेंट वर्ड यूज करोगे, कांस्टेंट कीवर्ड यूज करोगे, तो देन हमेशा बात याद रखना, तो उसके लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज नहीं करते, बल्कि इसके लिए हम कोई और अल्टरनेट प्रोसेस होता है उसको यूज करेंगे। अब हम वो जो प्रोसेस होते हैं, अब हम उस प्रोसेस को सीखेंगे। ओके, तो उस वो प्रोसेस क्या होता है, वो हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अब वो ऑप्शन क्या होता है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको, इस पैराग्राफ को भी अच्छे से रीड कर लेना। ये भी वही चीज है जो मैंने आपको बताई है कि कांस्टेंट वो होता है जो आप वैल्यू को परमानेंट रखे, उसको इनिशियलाइज करना परमानेंट उसको रखे। ये जो हमारी इशू है, ये जो हमारा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रोल नंबर आपके यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हो सकता। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने हमें सोल्यूशन किया कि आप मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट को यूज करें। अब मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होते हैं उसको सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है कि डिफरेंस बिटवीन इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ताकि इसके बारे में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये क्या चीज़ है। तो इसको भी मैं आप प्रैक्टिकल ही बताऊंगा। मैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो होगा वो मेरा प्रैक्टिकल ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली करोगे तो देन ही आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग इसके होगे। ओके, अब देखें, अब क्वेश्चन क्या है, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट क्या होती है। इनिशियलाइजेशन आपकी हमेशा डिक्लेरेशन के बाद होती है। डिक्लेरेशन जब आप करोगे तो उसके बाद आपकी इनिशियलाइजेशन होगी। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन की, इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है इनिशियलाइजेशन क्या है, यहाँ से मैं लिख लेगा कमेंट्स में करता हूँ इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन। अब देखें, जब आपका वेरिएबल जब आपकी डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप और वेरिएबल नेम एंड उसकी जो वैल्यू, जब आपको तीन चीजें मिल जाएंगी उसको आप कहोगे इनिशियलाइजेशन। अब इसका काम क्या होगा, अब इसका ये होगा कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स का नेम है ए, जबकि ए उसका बॉक्स का नेम, जबकि उस बॉक्स के अंदर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है 12। आपको पता है कि हमारी जो मेमोरी होती है इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, बिट फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर होता है, बिट एंड बाइट फॉर्म में। तो उसके अंदर हमारे पास ये 12 वैल्यू पड़ी हुई है। तो मतलब इनिशियलाइजेशन वो होगी जो आपके वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करे, उसको जो वैल्यू देगा। अब दूसरी क्या चीज हमारे पास हमें आ रही है, अब दूसरी चीज ये आ रही है कि असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट लेट्स सपोज अगर मैं a इक्वल टू 34 कर लेता हूँ, तो सबसे पहले ए के अंदर वैल्यू क्या थी, ए के अंदर वैल्यू थी आपकी 12, आपने यहाँ पे इसको दी, लेकिन अब उसी इस ए के अंदर हमारी वैल्यू है, इस ए के अंदर हमारी वैल्यू है 12, लेकिन जब हमने इसको 34 दिया तो मतलब 34 ये जो वैल्यू है ये इसको इनिशियलाइज कर, मतलब इसको सॉरी साइन करेगा, वैल्यू असाइन करे, असाइनमेंट करेगा। तो ये आपकी ये प्रोसेस होगा आपका असाइनमेंट का। इसको मैं असाइनमेंट कर लेता हूँ। ओके, ताकि ये भी आपको कवर हो क्लियर हो गया। इनिशियलाइजेशन जब वैल्यूज उसको देते हैं, जबकि असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट में जब हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं मतलब वैल्यूज को चेंज करेंगे। अब मैं अगर इसको सी आउट करता हूँ, अब मैं जब इसको सी आउट करूंगा तो क्या होगा, सी आउट अगर मैं सी आउट करूंगा तो अब क्वेश्चन ये यार आप अपने दिमाग में ये सोचें कि अब मैंने सी आउट किया, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी या 34 आएगी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी।
इसकी हमेशा वैल्यू 34 आएगी, 34 हमेशा इसकी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक वैल्यू 34 दी है, 12 पहले वैल्यू थी। तो ये देखें इसकी वैल्यू क्या है, 34। मतलब इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन वो होता है जिसमें हम वैल्यूज को पास करते हैं, जिसमें हम वैल्यूज पास करेंगे, वैल्यूज को असाइन करेंगे। जबकि इनिशियलाइज असाइनमेंट में हम वैल्यूज पास करेंगे, जब इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यूज को उसको उसकी उसकी उस वेरिएबल को उसकी वैल्यू देंगे। ओके, आई होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती है। अब मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट जो सबसे मेन टॉपिक है, अब वो देखिए। अच्छा ये देखिए, ये जो हमारे पास सोल्यूशन, ये जो हमारे पास ये एरर आ रहा है, मतलब जब मैं इसको F11 करता हूँ तो ये हमारे पास स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ये इशू आ रहा है, हमें ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज किया। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने हमने मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट यूज करनी है। मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती है? देखो, हमने वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज की है ना, ये ए की वैल्यू क्या है, 12 वैल्यू ना, ये जो हमने नीचे ऑब्जेक्ट से पास की है, ये जो हमने नीचे ऑब्जेक्ट से पास की है ना, तो ये रोल नंबर के अंदर साइन हो इनिशियलाइज, मतलब रोल नंबर के अंदर ये हमने ऊपर इसका एक वेरिएबल बनाया था, तो ये इसको इसकी वैल्यू पास हुई है। तो अब मुझे ये करना है, अब मुझे मेंबर इनिशियलाइज लिस्ट यूज करना है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉलन यूज करूंगा, जबकि एक एक न्यू समझ एक न्यू वेरिएबल यूज करते हैं ए नेम का। ए नेम का नहीं बल्कि मैं रोल नंबर ही यूज कर रहा हूँ, रोल नंबर मैंने यूज किया। तो इसके अंदर मैं अब ए की वैल्यू रखूंगा, ए की वैल्यू। ओके, अब मैं ए की वैल्यू रखूंगा इंट ए। अब मैं इसको भी खत्म करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसको अगेन F11 से कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे ये एरर आया, तो इसको भी मैं खत्म कर लेता हूँ। इंट यहाँ पे ये वर्ड ये यूज नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे रोल नंबर किया, रोल नंबर को ये वैल्यू आई, जबकि ए के अंदर ये वैल्यूज ये वो होगी जो नीचे पास करे, जो मतलब जो नीचे से वैल्यूज पास करेंगे। हमेशा बात याद रखना, हमेशा बात याद रखना, जब भी आप मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट यूज करोगे ना, तो देन कभी भी आपने पैरामीटर से वैल्यूज पास नहीं करनी। अगर आप पैरामीटर से वैल्यूज को पास करोगे तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। हमेशा आपने इसको डायरेक्ट यहाँ से आपने वैल्यूज को पास करना है। तो यहाँ से मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ, जब रोल नंबर 12 होगा तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर इक्वल टू 12, मतलब इसको इसकी वैल्यूज पास हो गई है। तो जब आप यहाँ से करोगे तो देन इसका यही पर्पस होगा। ओके, अब मैं इसको F11 से कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे एक इशू आया, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगेन करते हैं, सॉरी, क्योंकि हमने ये वाली जो पैरेंथेसिस ये जो ब्रैकेट्स होगी हमने इसको यहाँ पे यूज नहीं करना है। अगर वो तब यूज करने होते हैं ना जब हमने पैरामीटर से वैल्यूज पास करना है। तो देखें रोल नंबर 12, तो ये आपका सोल्यूशन सॉल्व हो गया। मैंने सबसे पहले पैरामीटर से किया था तो एरर आया। तो आपने हमेशा याद रखना है, आपने कभी भी जब मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट यूज करोगे तो कभी भी आपने पैरामीटर से वैल्यूज पास नहीं करनी, बल्कि डायरेक्ट आपने वैल्यूज यहाँ से पास करनी है। तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। इनिशियलाइज हमने वैल्यू करना होता है। तो यहाँ से मैंने वैल्यूज को इनिशियलाइज किया, मतलब ये हमने एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर का, ये जो मैंने ऊपर बनाया था। तो इस ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 12 वैल्यूज पास की। ओके, इसका ये सेंटेक्स होता है, जबकि अगर मुझे 2 से 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तो इसके साथ मैं ये सेमीकोलन यूज करूंगा, कॉलन वर्ड यूज करूंगा, और इसके साथ मैं लिखूंगा 34। मुझे लेट्स सपोज मुझे एक और वैल्यू मुझे अब उसको भी करना है, तो इसके लिए भी मैं ए 34 करूंगा। अब मैं इस ए को नीचे सी आउट से शो भी करवा लेता हूँ। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ ए, मतलब ये जो ए का जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो भी इस शो हो जाए। अब मैं इसको अगेन करता हूँ, तो यहाँ से इसने कुछ उसने बोला है कि ये जो आपने ए वर्ड यूज किया है इसको आपने तो ऊपर इसको इनिशियलाइज डिक्लेयर ही नहीं किया, सॉरी, इसको आप डिक्लेयर करें। तो इसके लिए भी मैंने ये ऊपर डिक्लेयर किया। तो इसको मैंने अगेन कंपाइलर रन किया, तो देखिए 1 2 3 4 मैंने एंडल वर्ड यूज नहीं था किया, तो इसलिए उसने एक ही लाइन में मुझे वो सारी वैल्यूज पास की। ओके, अच्छा एक स्टूडेंट्स एक बार याद रखना, अगर आप कांस्टेंट
यूज करोगे ना तो देन आपने ये प्रोसेस ये वाला प्रोसेस यूज करना है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट यूज नहीं ना करते तो देन फिर भी आप ये यूज कर सकती हो, ये वाला प्रोसेस है। जब आपके पास 3 से 4 वैल्यूज को इनिशियलाइज करना हो तो देखें मैंने एक एंड ये वैल्यू कांस्टेंट यूज नहीं ना किया तो देखो फिर भी हो गया, तो फिर भी उसने कोई एरर नहीं जनरेट किया। एंड इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है, इसका जो सिंटैक्स है कंस्ट्रक्टर के बाद हमें ये आपने ये सेमीकोलन यूज करना है, जबकि जब आपने मुझे पार्ट्स में करना है तो आपने ये कॉलन वर्ड यूज करना है। एंड एक हमेशा बात याद रखना, कभी भी आपने इसके एंड में ये वाला वर्ड ये वाला सॉरी ये जो डॉट्स हैं इसको आपने कभी भी यूज नहीं करना। ये जो डॉट्स होते हैं ये हमेशा हम लाइन के एंड में यूज करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में आपने इसको यूज नहीं करना। अगर आप इसको करोगे तो एरर आएगा। तो देखिए एरर मेरा आ गया, तो कभी भी आपने इसको यूज नहीं करना। ओके, आई होप सो आपको ये मेंबर इनिशियलाइज लिस्ट भी आपको ये कवर हो गया होगा। देखो मैंने ना यहाँ पे 2 वैल्यू ली थी, आप यहाँ से 3 4 5 जितनी आपकी अपनी चॉइस है ले सकते हो। जबकि कॉलन ये वाला जो वर्ड है इसको डॉट्स को साथ यूज करके। ओके, अब इसको यहाँ से देखते हैं तो ये भी वही सारी चीज वो कह रहे हैं कि मेंबर इनिशियलाइज इज अ मैकेनिज्म टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर। ये वो होता है जो डाटा मेंबर को वैल्यूज को इनिशियलाइज करे। इट इज गिवन आफ्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ पैरामीटर लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये आपके पैरेंथेसिस पैरामीटर्स के बाद आती है। तो देखें ये पैरामीटर्स है, ये जो हमारा स्टूडेंट ये इसका पैरामीटर है, उसके बाद ये यूज हुए ना, तो इसमें भी वही उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं। इन केस ऑफ मोर देन वन मेंबर यूज कॉमा सेपरेटली लिस्ट। अगर आपके पास एक से ज्यादा मेंबर हैं तो देन आपने ये कॉमा यूज करना है। तो जैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, तो इन्होंने भी ये वही सारी एग्जांपल्स बनाई हुई है। तो यही एग्जांपल्स वो है जो मैंने आपको बता दी है। ओके, ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन मतलब ऑर्डर किस तरह ऑर्डर आपने करना है। तो देखें लेट्स को यहाँ से ऑर्डर भी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इसमें क्या है ऑर्डर का, ऑर्डर कह रहे हैं देखो अगर मैं यहाँ पे इंट ए सबसे पहले यूज किया है तो वो कह रहे हैं कि आप क्या यहाँ पे भी सबसे पहले इंट ए हम यूज करेंगे या नहीं। तो ये जरूरी नहीं होता, आप ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। आप बेशक इसको इंट ए अगर आपने फर्स्ट पे यूज किया तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको फर्स्ट पे ही यूज करूं, आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जरूरी नहीं है। ओके, तो उन्होंने भी देख लेते हैं ये क्या इन्होंने लिखा डाटा मेंबर इन ऑर्डर दे आर डिक्लेयर इन द क्लास। उन्होंने बोला है कि जो डाटा मेंबर इनिशियलाइज होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं क्लास के अंदर। ऑर्डर इन मेंबर फंक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। मतलब जो डाटा मेंबर के ऑर्डर होते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन के वो जरूरी नहीं होता है वो मतलब वो सीक्वेंस में लिखे जाएं, आप उनको बाद में भी यूज आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे देखें इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इंट एक्स, मतलब ये डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया सबसे पहले इन्होंने वाई कर लिया है, मतलब सेकंड वाली ऊपर नीचे इन्होंने की हुई है। मतलब ऊपर नीचे हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा एक सीक्वेंस में ही चलना है। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक है न्यू टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिक्लेयर, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखें कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे नेम से वाज़ेह है तो ऑब्जेक्ट के साथ हम कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट में इसके साथ कांस्टेंट यूज करूंगा, जब आप कांस्टेंट इसके साथ यूज करोगे तो इसने हमारे साथ ये कमिटमेंट कर ली, ये जो एस वाला ऑब्जेक्ट होगा इसने हमारे साथ ये कमिटमेंट कर ली है कि इसके अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपकी परमानेंट रहेगी, परमानेंट वो आपकी वैल्यू रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। एक बात याद रखना, जो भी जिस ऑब्जेक्ट से भी आप कांस्टेंट वर्ड यूज करोगे तो उसके साथ आपने कांस्टेंट मेंबर फंक्शन के साथ भी आपने कांस्टेंट यूज करना है। अगर आप उसके साथ कांस्टेंट नहीं यूज करोगे तो देन आपका एरर आएगा। ओके, इसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसने कांस्टेंट रहना है और इसके साथ जो हमें जिस फंक्शन को कॉल करेंगे ये भी हमारे साथ कांस्टेंट ये रहेगा। ओके, इसकी आपने एक दफा प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई इश्यू हुआ तो जरूर कराना। ये भी सारी एग्जांपल्स हैं। तो क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, वीडियो लेंथी हो रही है तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट से यहाँ से बताऊंगा। जो मेन चीज है ना वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी है। ओके, constant object can access only constant member functions, so chances of change of state of constant object when they are created are eliminate। वो यही कह रहे हैं कि जो आपके साथ है, जो आप कांस्टेंट ऑब्जेक्ट यूज करोगे ना, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप कांस्टेंट लिखोगे
तो उसके साथ जो मेंबर फंक्शन होंगे, ये जो मेंबर फंक्शन होगा, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, जो आपके पब्लिक वाले फंक्शंस होते हैं, जो आपके पब्लिक के अंदर जो फंक्शन होंगे वो आपके मेंबर मतलब उसके साथ भी आपने कांस्टेंट यूज करना है, परमानेंट पक्का उसको जरूर उसको यूज करना है। ओके, constant member function make all function that do not change the state of the object constant. This will enable constant object to access more member function. वो ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट की जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो चेंज नहीं करेगी। अगर आपने कांस्टेंट यूज कर लिया तो वो परमानेंट है, चेंज नहीं होगी। ओके, अब स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब ये एक न्यू टॉपिक है। स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास आर सच वेरिएबल व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जो आपके दूसरी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनसे अलग हो गए, सेपरेट होता है, एक लेटर सेपरेट हो। ओके, lifetime of static variable is throughout the program life. If static variables are not explicitly initialized, they can are initialized to zero of appropriate type. वो ये कह रहे हैं कि जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होगा वो पूरे प्रोग्राम में आपकी एक परमानेंट रहेगा, चेंज नहीं, ये भी नहीं होगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल वो होता है अगर आपने एक प्रोग्राम में, अगर आपने एक प्रोग्राम में, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट सा, अगर आप इस प्रोग्राम में WGFD अगर आपने ये ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, तो अगर आप इसके साथ लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके नीचे स्टूडेंट S1 बनाया, अगर आप स्टूडेंट S1 के साथ अगर आप इसके साथ ये लिखोगे स्टैटिक अगर आप ये लिखोगे तो ये जो S1 होगा, ये जो S1 वाला ऑब्जेक्ट होगा ये आजाद होगा, ये इन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जबकि ये जो R वाला ऑब्जेक्ट होगा ये इन सब के साथ डिपेंड कर रहा है। बल्कि लेकिन जब आप एक S1 के अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये इंडिपेंडेंट होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी, इसके साथ उसकी वर्किंग नहीं करेगा, मतलब ये एक सबसे अलग होगा, इसका उनके साथ कोई इनका कनेक्शन नहीं होगा। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक होता है कि मतलब स्टैटिक रहे, आजाद रहे, मुख्तलिफ रहे, दूसरे वेरिएबल के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ हो जाए, आजाद हो जाए, तो इसको हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इन्होंने एग्जांपल्स लिखी हुई है। स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, a variable that is part of a class yet is not part of any object of dot class. ये वो होते हैं जो आपकी क्लास के पार्ट होते हैं लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट ना हो, उसको हम स्टैटिक डाटा मेंबर कहते हैं। उसके साथ भी वही सेम चीज है, इसके साथ भी हम वो ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। तो इन्होंने सिंटैक्स भी इन्होंने बता दिए और बोला है कि कीवर्ड स्टैटिक इज यूज्ड टू मेक अ डाटा मेंबर से हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। अब क्लास नेम है स्टैटिक, वो उन्होंने कीवर्ड है डाटा टाइप इंट आप यूज करोगे, तो वेरिएबल नेम। लेट्स सपोज आप अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा ना स्टैटिक, लेट्स मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर आप इसके साथ ये यूज करोगे ना, ये क्योंकि ये इंट क्या है, ये आपकी डाटा टाइप, और ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है। इसका ये मतलब होगा कि ये वाला ये जो आपका वेरिएबल होगा ये मुख्तलिफ आजाद होगा बाकी सब के साथ, मतलब इसका एक न्यू प्योर ऑब्जेक्ट होगा स्टैटिक वाला। तो स्टैटिक वाला वीडियो लेंथी हो रही है, तो इसका जो प्रैक्टिकली है वो अभी को मैं नहीं करवाऊंगा, बल्कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें भी हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में मैं इसका प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। ओके, तो इन्होंने भी वो सही सारी वही डिफाइन किया हुआ है कि ये कैसे होगा, मतलब इन्होंने क्लास बनाई है और फिर क्लास नेम आगे यूज किया, फिर उसका स्टैटिक कीवर्ड डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, सब कुछ वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी इसका सिंटैक्स बता के। अगर प्रैक्टिकली देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, आई होप सो आपको इस आज वाले लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ ना आई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं जरूर इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके, सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।